बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 15 से एक टॉपिक को डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है नेफ्रॉन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे डिफाइन करेंगे। नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की साख और फेल की बुनियादी इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन फर्दर दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट पार्ट रीनल कार्पसल और सेकंड रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल फर्दर सब पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। इसमें रीनल कार्पसल में फर्स्ट बोमेन कैप्सूल और उसके बाद सेकंड ग्लोमेरुलस है। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर पीसीटी लिखते हैं। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर डीसीटी लिखते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट शामिल है। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने नेफ्रॉन के इस डायग्राम से समझने की कोशिश करनी है और हमने ये भी डिस्कस करना है कि नेफ्रॉन किडनी के किस पोर्शन के अंदर होता है। किडनी के दो पोर्शन होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला। ये जो 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये वाली ऊपर वाली ये रेड, उसके बाद नीचे वाली ब्लू और ब्लू के बाद ये ब्लैक। इससे ऊपर वाला जितना भी ये नेफ्रॉन का पोर्शन है, जितना भी स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा किडनी के कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। और इन 3 लाइन से नीचे जितना भी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा किडनी के मेडोला के अंदर पाया जाता है। अब इनमें से हमने पार्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करनी है। हमारे पास सबसे पहला पार्ट है ये बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर आपको ये वाला, ये जो कप लाइक स्वेलिंग नजर आ रही है, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा का सारा हमारे पास बोमेन कैप्सूल कहलाएगा। और यहाँ पर कैपिलरीज का एक कलेक्शन है, कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ये कैपिलरीज का कलेक्शन ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब ये बनता कैसे है, ये थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद बोमेन कैप्सूल के बाद ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है, बलदार नाली आती है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। कन्वोल्यूटेड का मतलब ये होता है बलदार, जिसमें बल होते हैं। तो ये वाली हमारे पास ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाएगी। और ये वाली जो नीचे की तरफ आ रही है, ये वाली, ये सारी की सारी हमारे पास कहलाएगी डिसेंडिंग लिम्ब। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये वाली कहलाएगी असेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग जब दोनों आपस में कंबाइन करती हैं, तो यहाँ पर एक लूप क्रिएट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपको ब्लैकिश नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर एक और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है, जिसे हम डीसीटी लिखते हैं। और डीसीटी का मतलब है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आगे ओपन होती है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद हमने ये देखना है कि ग्लोमेरुलस कैसे बनता है। बोमेन कैप्सूल की तरफ ब्लड लेके आती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जैसे ही बोमेन कैप्सूल के अंदर जाने लगती है, ये डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद आर्टरियोल्स बनाएगी। और इन आर्टरियोल्स का नाम है एफरंट आर्टरियोल। एफरंट का मतलब होता है इनसाइड, यानी ऐसी आर्टरियोल्स बनेंगी जो बोमेन कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती हैं। और जैसे ही ये बोमेन कैप्सूल के अंदर जाती हैं, ये फर्दर डिवाइड होने के बाद थिन वॉल्ड कैपिलरीज बनाती हैं। और यहाँ पर कैपिलरीज का एक कलेक्शन बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाया हुआ है। ये वाला कप लाइक जो शेप है, ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है ये वाला, और ये कैपिलरीज के कलेक्शन को ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद जैसे ही ये कैपिलरीज आपस में कंबाइन करती हैं, ये आर्टरियोल्स बनाती हैं। और आर्टरियोल्स की ये टाइप कहलाती है इफरंट आर्टरियोल। इफरंट का मतलब होता है आउटसाइड, यानी ऐसी आर्टरियोल्स जो बोमेन कैप्सूल से बाहर की तरफ जाएगी, इन्हें हम इफरंट आर्टरियोल कहते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है, जो इफरंट आर्टरियोल्स हैं, इनका ल्यूमेन एरिया ज्यादा होता है, इनकी स्पेस अंदर से ज्यादा होती है। और जो इफरंट आर्टरियोल है, इनकी स्पेस अंदर से कम होती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर चाहिए होता है। इस हाई ब्लड प्रेशर के जरिए ब्लड से बहुत सारे सब्सटेंस, जिनमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो वेस्ट होते हैं,
उन्हें बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर किया जाता है। ये थोड़ी देर बाद इसके फंक्शन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है, जैसे ही ये इफरेंट आर्ट्रियूल यहाँ से निकलती है, ये निकलने के बाद क्या करेगी, पीसीटी जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और डीसीटी जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं, इसके इर्द गिर्द कॉइल करना और इसे सराउंड करना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये जो आपको नजर आ रही है ये सारी, इसे हम कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पीसी स्टैंड फॉर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब जैसे ही ये क्या करती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब से होती हुई नीचे गुजरती है और यहाँ पर मजीद कैपिलरीज का एक डेंस जाल बनाती है, एक कलेक्शन बनाती है, जिसे हम कहते हैं वैसा रेक्टा। और ये वैसा रेक्टा याद रखिएगा सिर्फ जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होता है, ताकि जो वेस्ट या यूरिन बन रहा है उसे मजीद कंसंट्रेट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है, हमारे पास ये सारा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद इसके फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे पहला स्टेप कहलाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप है सिक्रीशन। फर्स्ट स्टेप के अलावा 2 स्टेप्स जो हैं ये सारे के सारे सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव से मुराद है कि खास सब्सटेंस को सिलेक्ट किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। सिक्रीशंस भी सिलेक्टिव होती हैं और सिलेक्ट करने के बाद इन्हें ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट किया जाता है ताकि यूरिन फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट दिखाया गया, ये वाला, ये दोबारा हमने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ताकि इसके फंक्शन को हम समझ सकें। ये वाला जो आपको रीनल आर्टरी वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये आर्टरी है, ये सारी, ये क्या करेगी, ये ब्लड को लेगी और लेने के बाद यहां से होती हुई इस ब्लड को लेके जाएगी आर्टरियूल के पास। ये जो 2 आपको डिवाइडेड नजर आ रही हैं, आर्टरियूल से ये कैपिलरीज के पास जाएगा। इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होगा, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद होते हैं पोडोसाइट। इन पोडोसाइट के अंदर होते हैं पोर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इनके जरिए जितना भी ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस हैं, ये सारे के सारे इस बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो जाएंगे और यहाँ पर फिल्ट्रेट बनाएंगे। इस फिल्ट्रेट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये सिलेक्टिव इन नेचर नहीं होता, इसमें यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, इसमें वेस्ट सब्सटेंस भी शामिल होते हैं। इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड भी होते हैं, वाटर भी होता है, साल्ट भी होता है, बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं और यूरिया भी होता है। इन सब में से जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे ग्लूकोज को दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद अमाइनो एसिड को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, साल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर आपने याद रखना है पूरे 100% जितने भी अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, इन सब की एब्जॉर्प्शन इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर होती है और अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% वाटर और वाटर के बाद साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन भी इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर होती है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है ये क्या करता है, मजीद डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जाता है और डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। अब इस एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से भी होता है और उसके बाद हार्मोनल मैकेनिज्म भी होते हैं जो इस पूरी नेफ्रॉन के अंदर वाटर और सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करते हैं। तो अभी हमने इतना ही याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, उसके बाद इस असेंडिंग लिम्ब के अंदर सोडियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन होती है। अब ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर इस पार्ट के अंदर जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है ये पैसिवली होती है, इसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। सोडियम अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विद द यूज ऑफ एटीपी। उसके बाद असेंडिंग लिंक के बाद यहाँ पर आ जाता है डिसेंडिंग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर भी सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। सोडियम की एब्जॉर्प्शन एक्टिव होती है,
यानी एनर्जी के इस्तेमाल से यहाँ पर सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद ये फिल्ट्रेट चला जाएगा इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी वाटर की री एब्जॉर्प्शन होती है, और री एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, इस वेस्ट मटेरियल को हम यूरिन कहते हैं। अब यूरिन इस नेफ्रॉन के अंदर बन चुका है। बनने के बाद इसका पाथवे क्या होगा और ये कैसे बॉडी से बाहर रिलीज होता है, लेकिन उससे पहले हमने थर्ड स्टेप को डिस्कस करना है, और इस थर्ड स्टेप का नाम है सिक्रीशन। सिक्रीशन के अंदर दो तरह के आयंस, एक सोडियम और दूसरा पोटाशियम, यानी Na+ और K+, जिसे पोटाशियम कहते हैं, ये रिलीज होते हैं इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर इनका काम होता है पीएच, यूरिन की पीएच को मेंटेन करना। एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो इस ट्यूब के अंदर शामिल होते हैं। यहाँ पर इसकी इनर लाइनिंग के पास यहाँ पर इन एपिथेलियल सेल से एक तो सोडियम दूसरा पोटाशियम निकलता है। ये क्या करेगा, इस यूरिन की पीएच को मेंटेन करेगा। जैसे ही यूरिन की पीएच मेंटेन होती है, इसे कलेक्टिंग डक्ट के जरिए बॉडी से बाहर, किस पैथवे के जरिए, सबसे पहले हमारे पास नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के पास इसके बाद जाएगी ये पेल्विस। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि किडनी के अंदर भी एक स्टोरेज हाउस होता है जहां पर यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, इसे हम पेल्विस कहते हैं। यहाँ पर स्टोर होने के बाद ये यूरेटर के अंदर जाएगा, यूरेटर से ब्लैडर के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर ये स्टोर होगा जब तक रिफ्लेक्सेस नहीं आते या बॉडी से इसे पास आउट नहीं किया जाता। उसके बाद यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से आउट ऑफ बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था सारा का सारा नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।